Hello viewers, I Dr. SVK Lal welcome you all in my YouTube चैनल। मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्लास 12 का ये टॉपिक है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज, गामा रेज, इस सब पर भी चर्चा करेंगे। और आपको हम टिप्स भी बताएंगे कि कैसे याद रखेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज कपुल्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स दैट प्रोपेगेट्स इन ए स्पेस। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों मिल करके हमारा बनाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। व्हेन एवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कपल्ड विथ ईच अदर दे फॉर्म और दे प्रोपेगेट इन ए स्पेस लाइक एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं इसको। तो दो फील्ड हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। आप देख सकते हैं इसको। और दोनों मिला करके, दोनों कपुल्ड होकर के, दोनों कनेक्ट होकर के क्या बनाता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो इक्वेशन होता है वो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल के इक्वेशन से प्राप्त होता है। तो इससे पहले इसको समझने के लिए हमको समझना होगा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है कि हम एक चालक लेते हैं, चालक से आई करंट की धारा बहती है। तो आई करंट फ्लो होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये चालक है, कंडक्टर वायर है, एंड थ्रू दिस वेरी कंडक्टर वायर द इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज थ्रू दिस वेरी वायर। और कैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि बैटरी से इसको जोड़ दिए हैं। तो बैटरी से जोड़ दिए हैं तो इससे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, और मतलब चार्ज फ्लो होता है, और चार्ज के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ बन रहा है। और जो यहाँ पर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके चलते मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय द करंट एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं फैराडे के एक्सपेरिमेंट का। तो फैराडे ने क्या किया, सर्कुलर लूप लिया, उसके नज़दीक में मैग्नेट को लाया फिर छोड़ा, मतलब नज़दीक लाया फिर दूर हटाया, नज़दीक लाया फिर दूर हटाया। तो इससे क्या हुआ, तो इससे आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पैदा हुआ और ईएमएफ इज इंट्रोड्यूस्ड। तो इसके बाद इसको हम समझ लेने के बाद फिर हम देखते हैं कि मैक्सवेल साहब आते हैं। और मैक्सवेल साहब कहते हैं कि मतलब क्या ऐसा नहीं हो सकता है जो सिर्फ जो मैग्नेटिक फील्ड है, चेंजिंग वेरिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा, या जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण भी जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, या मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ हमारा जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। इस सब पर विचार किए। तो सबसे पहले हम देखें ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके बाद देखें फेरेंट लेंज लॉ, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद फिर हम इसमें देख रहे हैं समस्या उत्पन्न क्या हो गई कि इसके बाद जो फैराडे का एक्सपेरिमेंट है, चाहे एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में हम देखते हैं ना कि मतलब जो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस क्लोज्ड लूप बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई, या फिर उसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज्ड सरफेस बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई सी, और इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। तो ये जो हमारा म्यू नोट है उसको जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब जीरो से क्यों गुना करेंगे, तो ये दोनों हमारा जो कैपेसिटर लेकर के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके बीच में इंसुलेटर रखते हैं तो करंट हो जाएगा हमारा जीरो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ की जब बात करते हैं तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई लिखते हैं। तो आप इंटीग्रेशन, ये जो इंटीग्रेशन है क्लोज लूप के इंटीग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो हमारा B इंटू डी एल है वो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ पर जो है सो इनकन्सिस्टेंसी पैदा हो गया किरचॉफ्स लॉ में भी और एम्पियर सर्कुलर लॉ में भी।
यहाँ पर जो किरचॉफ्स लॉ है उसमें हम कहते हैं ना कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो फर्स्ट प्लेट के लिए इनकमिंग करंट तो है लेकिन आउटगोइंग करंट ही नहीं है, और सेकेंड प्लेट के लिए आउटगोइंग करंट तो है लेकिन इनकमिंग करंट ही नहीं है। तो यहाँ पर इनकन्सिस्टेंसी पैदा हो गई। दूसरी इनकन्सिस्टेंसी कहाँ पैदा हो गई? तो एम्पियर सर्कुलर लॉ में, जबकि हम ये IC का मान 0 कर देते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को मैक्सवेल ने सॉल्व किया और इसको हम मैक्सवेल्स करेक्शन टू एम्पियर्स लॉ कहते हैं। और मतलब ये इसका इनके संशोधन से सारा प्रॉब्लम सही हो गया। अब इसमें संशोधन क्या हुआ? तो इसके लिए मैक्सवेल ने क्या किया? तो मतलब 2 ठो कैपेसिटर ले लिए, कैपेसिटर का जो ये प्लेट लिए उस पर एक्सपेरिमेंट किए। अब कैपेसिटर को हम जोड़ दिए कौन चीज़ से? तो मतलब बैटरी के एक प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ दिए। तो हम देख रहे हैं कि एक प्लेट को हम चार्ज करते हैं कैपेसिटर को, तो एक प्लेट पर प्लस चार्ज और दूसरे पर माइनस चार्ज होता है। तो फिर इस तरह से एक जो प्लेट है उस पर प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होता है, दूसरे पर माइनस, और करंट जो फ्लो हो रहा है दैट करंट इज IC। तो IC क्या हो गया? हमारा कंडक्शन करंट हो गया। तो यहाँ पर जो किरचॉफ्स लॉ के पालन करने में क्या कठिनाई हुई कि फर्स्ट प्लेट के लिए इनकमिंग करंट IC लेकिन आउटगोइंग करंट इसमें 0 था, और सेकंड प्लेट के लिए इनकमिंग करंट 0 था और आउटगोइंग करंट था। तो इसी को मतलब एम्पियर्स जो ये हमारे हुए मैक्सवेल साहब, उन्होंने कहा कि अगर मैथमेटिकली तो सही है, इंसुलेटर रख दिए हैं तो कोई करंट नहीं, 0 से गुना कर दिए तो ये 0 हो गया, लेकिन कैंपास नीडल रख करके तो देखिए, अगर हम इसमें के नीचे कैंपास नीडल रखते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन पैदा होता है। तो डिफ्लेक्शन क्यों पैदा हो रहा है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रहा है? इसी की व्याख्या मैक्सवेल साहब ने की और उन्होंने बताया कि एक जो है हमारा ID पैदा हो जाता है। ID क्या है? तो डिस्प्लेस्ड करंट है। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स राइज टू डिस्प्लेसमेंट करंट। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चेंज हो रहा है उसके चलते डिस्प्लेस्ड करंट पैदा हो रहा है। इसी को हम ID से डिनोट करते हैं। और तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं E बराबर V/D बराबर Q/CD बराबर QD अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D। तो ये बराबर हो, इसको D से D कैंसिल हो गया तो ये बराबर हो गया Q/A एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा इसको हम डिनोट करेंगे phi से, तो ये बराबर हो जाएगा E इंटू A। तो बराबर हम लिख सकते हैं Q/A एप्सिलॉन नॉट इंटू A। अब A से A कैंसिल हो गया तो ये बच गया हमारा Q। तो हम लिख सकते हैं QE बराबर phi बराबर हो जाएगा हमारा Q/एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से ये हो गया हमारा एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt बराबर ID। तो मैथमेटिकली दोनों प्लेट के बीच में कोई करंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन प्रैक्टिकली कंपास नीडल रखने पर डिफ्लेक्शन होता है, जैसे साबित होता है कि यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड के बिना, अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तो बिना इलेक्ट्रिक करंट के होगा नहीं। तो इसी को मैक्सवेल ने माना कि दोनों प्लेट के बीच में एक इंडक्शन करंट की जगह डिस्प्लेस्ड करंट है, जिसे हम ID से व्यक्त करते हैं। और फिर इसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि IC बराबर ID, पहले प्लेट के लिए IC इनकमिंग करंट, ID आउटगोइंग करंट हो गया, और सेकेंड प्लेट की बात करें तो ID हो गया इनकमिंग करंट, IC हो गया आउटगोइंग करंट। तो दोनों प्लेट के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट करंट है वो हमेशा कंडक्शन करंट के बराबर होगा। अब इसको डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ हर क्लोज सरफेस B इंटू DL बराबर म्यू नोट IC प्लस ID। इसी को हम बोलते हैं मैक्सवेल्स करेक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? दोनों प्लेट के बीच में। जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है तो ID बराबर 0 हो जाएगा। अब मैक्सवेल के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते एक करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड से करंट उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर वेव एक तरीका है जिससे हम एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को
इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को पैदा कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को पैदा कर रहा है, मतलब एक दूसरे को ये उत्पन्न कर रहे हैं और इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उत्पन्न होता है और आगे बढ़ रहा है। इसके बाद हर्ट्ज महोदय हैं, हर्ट्ज जिनके नाम पर फ्रीक्वेंसी का यूनिट हम हर्ट्ज लेते हैं, जेड से इसको हम डिनोट करते हैं। तो बहुत महान साइंटिस्ट हुए, उन्होंने प्रैक्टिकली प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अस्तित्व होता है और इसको ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसको रिसीव भी किया जा सकता है। तो एम्पियर्स जो एंटीना के द्वारा वेव ट्रांसमिट और रिसीव किया जा सकता है। एम्पियर साहब ने ये बताया, हर्ट्ज ने प्रैक्टिकली इसको साबित कर दिया कि वायरलेस कम्युनिकेटेड इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से ये फ़ायदा हुआ कि वायरलेस कम्युनिकेशन ये सब की शुरुआत हुई। तो सारे इक्वेशन जिसको हम व्यक्त करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रॉपर्टी और फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच रिलेशन को हम व्यक्त करते हैं, उसको हम मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। तो पहला जो मैक्सवेल इक्वेशन है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस ई इंटू डी आई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा है क्यू इंटू बी इंटू डी आई बराबर 0 ई, उसके बाद एप्सिलॉन बराबर माइनस डी फाई अपॉन डी आई इंटू 0। तो ये एक्चुअली में गॉस का फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ है, लेकिन मतलब ये प्रचलित उनके सम्मान में मैक्सवेल के इक्वेशन के नाम से जानते हैं। फिर जो मैक्सवेल का फोर्थ इक्वेशन है, तो ये सर्कुटल एम्पियर सर्कुटल लॉ है, लेकिन इसको भी हम मैक्सवेल्स इक्वेशन के रूप में जानते हैं। तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज्ड सरफेस बी इंटू डी एल बराबर म्यू नोट आई सी अपॉन आई डी। अब फिफ्थ इक्वेशन हो गया लॉरेंज फोर्स, जिससे हम प्राप्त करते हैं तो एफ बराबर क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। तो ये हो गया हमारा लॉरेंज फोर्स वाला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो जो एक्स एक्सिस पर हम है लेते हैं इलेक्ट्रिक, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हो गया। वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लेते हैं और जेड एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड को लेते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन अलोंग एफ क्रॉस बी। तो इस तरह से हम इसके डायरेक्शन को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कैसे व्यक्त करते हैं उसके बारे में जाना। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज फंडामेंटल कांस्टेंट। ये वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगा। प्रोपेगेट्स इवन इन प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट्स प्रेशर। इट हैज़ नो चार्ज, नेचर इन ट्रांसवर्स। अब इसके बाद स्पेक्ट्रम की बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो उसमें हम देख सकते हैं कि अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक का सीक्वेंस का हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें हम देख सकते हैं कि रेडियो वेव। तो अब हम देख रहे हैं कि इसको समझने के बाद अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को समझने के बाद अब हम लोग चर्चा करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मोमेंटम बराबर हम लिखते हैं ई बटा सी। तो सी यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, और ई क्या हो गया, तो एनर्जी। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज ए फंडामेंटल कांस्टेंट। इसको हम सी से डिनोट करते हैं और सी बराबर होगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नोट एप्सिलॉन नोट बराबर 3 गुने 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या होता है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। अब प्रोपेगेशन इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल मीडियम, तो ये हो जाएगा, इसको हम व्यक्त करेंगे मैथमेटिकली v बराबर 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, तो इसको हम कैसे व्यक्त करेंगे, इसको एप्सिलॉन नोट ये स्क्वायर अपॉन 2 हो गया ये, और फिर मतलब ये जो मोमेंटम हो गया तो फिर बी स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नेट हो गया। तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, एक प्रेशर डाल सकता है और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्सर्ट प्रेशर, इट हैज़ नो चार्जेज। अब नेचर में कैसा होगा, तो ट्रांसवर्स होगा। और ई क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। डब्लू क्या हो गया, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और डब्लू बराबर हम लिख सकते हैं 2π/t बराबर 2π न्यू, और के बराबर हो गया 2π अपॉन लेमडा। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये हो गया यू आई हो गया 1/2 ई एप्सिलॉन ई स्क्वायर के रूप में इसको लिखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की।
तो अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, उसके सीक्वेंस को अध्ययन करके हम इसको लिख सकते हैं। और एक टिप्स है इसको याद रखने का, रेड मोनेस्टर इन विलेज इज अल्टीमेट एग्जाम्पल ऑफ घोस्ट। तो यहाँ देख लीजिए रेड, तो रेड 4 हो गया आर, आर से हो गया रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स की बात करें तो इसका रेंज होगा 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज। और मतलब उसके बाद चर्चा करते हैं माइक्रोवेव्स 3×10⁹ से हो गया 3×10⁻11। उसके बाद इंफ्रारेड वेव, तो ये हो गया 3×10⁻11 से 3×10⁻14। उसके बाद विजिबल लाइट, तो इसका जो वेवलेंथ होगा 3×10⁻14 से 7.8 × 10⁻14। अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो इसका रेंज होगा 7.8 × 10⁻4 से 3×10⁻16। एक्सरे 3×10⁻16 to 3 × 10⁻18। और गामा रेज की बात करें तो 3×10⁻18 से 3×10⁻21 हो जाएगा। अब इसके बाद हम कुछ इसके गुण पर भी चर्चा कर लेते हैं कि क्या सब गुण होता है। तो गुण की बात करेंगे तो इसमें हम इसको समझ सकते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स, तो माइक्रोवेव्स जो है सो ओवेंस, रडार, इस सब में यूज होता है सिस्टम ऑफ एयरक्राफ्ट में। और मतलब इंफ्रारेड, उसके बाद इंफ्रारेड रेज की बात करेंगे वेव की, तो इंफ्रारेड लैंप, इंफ्रारेड डिटेक्टर, एलईडी, स्विचेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसमें इसका यूज होता है। उसके बाद लाइट वेव, तो हम देख रहे हैं जितना चीज़ हम देखते हैं सब लाइट में ही देखते हैं। उसके बाद अल्ट्रावायलेट रेज की बात करें तो लेसर आइज सर्जरी हो या मतलब स्पेशल लैंप हो या वेरी हॉट बॉडी से प्रोड्यूस होता है जैसे सन से। और इसका जो यूज होता है डॉक्यूमेंट का, लाइफ का, उसके बाद